हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिकल काइनेटिक्स जेई रिवीजन के लिए 2024 के लिए जो कि आपका जनवरी में होने वाला है। उसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर लाए हैं केमिस्ट्री में। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इन केमिकल काइनेटिक्स इज व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स। Chemical kinetics is a part of chemical science which deal with the study of rate of chemical reaction. As you know, rate means speed of chemical reaction. Chemical kinetics पढ़ा क्यों जाता है? Chemical kinetics रिएक्शन की स्पीड को लेके पढ़ा जाता है कि रिएक्शन की स्पीड कैसे है, कब फास्ट है, वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी है, फास्ट रिएक्शन कौन सी है। जब हम इन सब की स्टडी करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, तो हमारी केमिकल काइनेटिक्स में इसमें इसी चैप्टर में हम डील करते हैं उसको। द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, दोनों को। इन दिस केमिकल काइनेटिक्स वी लर्न अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ केमिकल काइनेटिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट होता क्या है? डू यू नो स्पीड क्या होती है? सपोज आई एम आस्किंग स्पीड, यू से डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। जनरल में हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो डू यू नो व्हाट डू मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन, इधर फॉर प्रोडक्ट की पता करनी है तो प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का पता करना है तो रिएक्टेंट का। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर सपोज हमने कहा हमारी रिएक्शन ए गिव्स आउट बी है, let us consider A gives out B. So what is the rate of reaction of A? So change in concentration of A with respect to time. Okay, अगर हमको B का पता करना है then change in concentration of B with respect to time. Okay, this is the rate of reaction. Now अगेन A gives out B, आपके पास अगेन ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास A gives out B है, when the time is 0, when the reaction is not started, let us consider कि हमारे पास यहाँ 10 मोल था। ठीक है, 10 मोल पर लीटर था यहाँ पर। ओके, अब हमने क्या किया, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो ये 0 भाई साहब थे, B क्वांटिटी इज 0। When the reaction is started, after 10 seconds, we find out 8 mole per liter left after 10 seconds, and ठीक है 2 mole liter formed of B after 10 seconds. Okay, 2 मोल लीटर B के बन गए और 8 मोल लीटर A के बच गए। यानी कि अगर हम कहें चेंज इन, सो व्हाट वी हैव, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A. सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A is equals to the change in concentration. Change is what change? Change is final minus initial. Can we have 8 minus 10 divided by 10 second? 0 to 10. Change in time 0 to 10. अगर हम कहें rate of reaction of B, then we have what we have final 2. 2 minus 0 divided by 10. ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड दैट कि हमें यहाँ से क्या पता चला, जब भी आप कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट का निकालोगे, इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू द माइनस वैल्यू। कैन वी हैव -2/10, हियर वी हैव +2/10, इज इट ओके और नॉट? सो आपको यहाँ से क्या पता लगा, जब भी कभी भी माइनस साइन इंडिकेट हो, विच इंक्रीज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और टाइम के अकॉर्डिंग किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, रिएक्टेंट की। देयरफॉर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब कभी भी रिएक्टेंट का रेट होगा, रिएक्टेंट रेट इज ऑलवेज
निगेटिव, उसका रेट हमेशा निगेटिव होगा, ओके। और प्रोडक्ट का रेट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए बाई डी टी, डेल्टा टी, डेल्टा मीन्स होता है चेंज, आपको पता होगा, ओके। सो दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रिएक्शन रेट ऑफ स्टोइचोमेट्री, अब लिखते कैसे हैं हम लोग। सपोज हमने कोई रिएक्शन लिखी, ए गिव्स आउट ए, gives out B, gives out B. That means A is a stoichiometry which define the reactant A, B is a stoichiometry which define the product B. So अब आप उसको कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका -1 अपॉन A, जो भी स्टोइचोमेट्री आएगी वो अपॉन में आएगी dA by dt. Do you know dA by dt, change in concentration with respect to time. और यू कैन राइट डाउन, और तुम इसको ऐसे लिख सकते हो -1 बाय ए इज इक्वल टू दी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ओके। और ये साइन किसका होता है, दिस इज अ कंसंट्रेशन साइन, किसका होता है, कंसंट्रेशन का साइन होता है, ओके। और इसके किस पे कैसे लिखोगे, इक्वल्स टू, सबकी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स होती है, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट का रेट होगा उतना ही प्रोडक्ट का रेट होगा, इक्वल्स में बराबर होगा। तो मे आई हैव 1 अपॉन बी डेल्टा बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इज इट ओके और नॉट। तो यू कैन सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग, देखो हमने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाया है, ठीक है, बट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग देखो डिक्रीज होती है ये, ओके। सो यू गॉट इट कि हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो, हमेशा बढ़ती है, दैट्स व्हाई वी हैव अ पॉजिटिव साइन, और रिएक्टिंग कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है, दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव साइन। नाउ फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर जिसमें हम आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे, कैटलिस्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, एंड द सरफेस एरिया, ओके। ये सारी कोलिजन थ्योरी वगैरह होती है, ये सारे फैक्टर हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। नाउ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स आउट, एक कोई प्रोडक्ट देता है, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है, rate law, according to rate law, rate of a reaction is directly proportional to the concentration participate of a reaction, जितनी concentration reaction में participate करे, it is not compulsory A और B हो सकती है, it may be अल्फा एंड बीटा ऑल्सो, कोई जरूरी नहीं कि जो स्टोइचोमेट्री हो वही पार्टिसिपेट करे, ये डिफरेंट भी हो सकता है, यू कैन राइट अल्फा बीटा, यू कैन राइट एक्स और वाई, और जो आर इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, आर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी एट आई एंड वी राइट डाउन द के, व्हाट इज के, के इज टर्म्ड एज रेट कांस्टेंट और स्पेशल रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट और स्पेशल रेट कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ओके। दिस इज रेट लॉ बोलते हैं इसको लिखने के तरीके को, दिस इज रेट लॉ। तो जब कभी भी x प्लस वाई आ जाए या आपके पास क्वेश्चन में बोले दिस इज रेट लॉ, अगर कहीं रेट लॉ है तो x प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का ऑर्डर बताएगा। सब लोग समझ लो डिफरेंस क्या होता है। क्लास हमारे पास एक लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पहले पढ़ा था, वो भी कहता था स्टोइचोमेट्री के बराबर होता था, क्या कहता था, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मासेस, स्टोइचोमेट्री ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर हमने ए गिव्स आउट ए लिख दिया, बी गिव्स आउट बी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी स्टोइचोमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं, तो ए और बी इज इक्वल्स टू दी हो जाता था मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कभी बच्चों कंफ्यूज मत होना कि मॉलिक्युलरिटी है या ऑर्डर है, तो जब कभी भी रेट लॉ लिख के आएगा, रेट लॉ में एक्स और वाई होगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सपोज हमने कहा आपसे, यहां पर लिख दे रही हूं, आर इज इक्वल्स टू के, एक सपोज हमने कहा आर इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 बी की पावर 1, ठीक है, एंड आई एम सेइंग दिस इज रेट लॉ, डू यू नो दिस इज रेट लॉ।
तो आपका मतलब होना चाहिए कि 2 + 1 = 3। दिस इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास मॉलिक्युलैरिटी कैसे निकलेगी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा। दोनों का ही मतलब R = Ka समथिंग होता है। बट जब कभी भी आपके टर्म में लिख के आए कि ये रेट लॉ है, तो जो पावर्स होती है उनका एडिशन हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के आता है। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपके पास पूछे दिस इज रेट, ये क्या है? रेट है। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम यहाँ पर जज देखेंगे कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम रेट की कोई पूछे यूनिट क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज नोन एज मोल per liter divided by second inverse. Okay, तो can we have mole per liter per second, ऐसे हो जाएगा। तो अगर आपसे K की यूनिट पूछे, यहां पर K की, तो इस रिस्पेक्ट में K का टर्म क्या होगा? K = दी, हम लोग इस रिस्पेक्ट में K की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो K = व्हाट? रेट अपॉन A की पावर X और B की पावर Y, ये ठीक है। तो दैट मीन्स दिस K यूनिट, जो K है वो K की जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। व्हाइल R जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिपेंड नहीं करेगा। ओके, बिकॉज R क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट देखो, रेट कांस्टेंट दैट मीन दे आर आस्किंग फॉर K। किसकी बात कह रहे हैं? K की। डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डिपेंड ऑफ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, X और Y, अगर कुछ एक ऑर्डर कहता है तो व्हाट यू सेड कि एक ऑर्डर X है। ठीक है, कोई पूछे B का ऑर्डर कितना है तो यू सेड B का ऑर्डर Y है। तो पूछे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है तो व्हाट यू सेड ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन X + Y है। ओके, सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कभी भी मॉलिक्युलैरिटी रिएक्शन को देख के जज कर सकते हो, बट किसी का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के जज नहीं कर सकते हो। एक इक्वेशन लिखती हूँ, सपोज SO2 + O2 gives out SO3, पता होगा सबको? नहीं? तो कोई पूछे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो यू सेड मैम इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, विदाउट एक्सपेरिमेंट वी आर अनेबल टू जज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट कोई पूछे व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी, इट इज अ बायमॉलिक्यूलर। इज इट? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, तो आपके पास आपके कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या बताते हैं? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ये हम किसकी कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही है। वाइल दी हम लोग इसमें क्या बताते हैं मॉलिक्युलैरिटी में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, वो हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। और जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है डिटरमाइंड बाय द रेट लॉ। किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है मेरे बच्चों? रेट लॉ के थ्रू। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? हमारे पास एक क्वेश्चन है, NO2 required for the reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4. As per the equation, 2N2O5 gives out 4NO2 plus O2. The initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 mole per liter after 30 minutes. What is the rate of formation of NO2? हमें rate of formation of NO2 यानी ये निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। सबसे पहले इसका रेट कैसे लिखते हैं? मे आई हैव माइनस का 1/2 DN2O5 डेल्टा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/, सॉरी ये तो पॉजिटिव में ही है सारे,
पॉजिटिव डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, ये लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, हमें क्या कह रहा है, N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन 3 थी और फिर 2.75, यानी कि माइनस का 1/2, 2.75, 2.75 और 3 माइनस का 3, यू कैन सी, डिवाइडेड बाय कितने सेकेंड में, कितने मिनट में, 30 मिनट में, दिस इज योर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 बाय एन डेल्टा टी, ये आपके पास हो जाएगा, ओके। अब 2.75 डिवाइडेड बाय दिस, तो मे आई हैव 0.15, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, ये आपके पास देख लो आ गया, ठीक है। हमारे पास चेंज कितना हुआ, 2.75 से, सॉरी इट विल बी 2.25, ये देख रहे हैं सबको, 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30, 1/4 डेल्टा NO2 बाई dt, ये आपके पास आंसर आ गया, ओके। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, 1.67667 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट आएगा, ओके। सिंपल आपका था, हमने पहले रेट लॉ के टर्म में डिटर्मिनेशन लिख दिया, उसके बाद वैल्यू पुटअप की और हमें ये निकालना था, हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये आ गया, ओके। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का वो है तो मैं इसीलिए यहाँ पर शो नहीं कर पा रही हूँ, चाहो तो मैं यहाँ हल्का सा आपको दिखा दे रही हूँ, 0.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30, डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, ये आपके पास आ गया, ओके। तो दिस इज द रेट, ये ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे रेट के। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिट्टो ऐसा ही है, आप एक बार चेक कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गिव यू 1 मिनट फॉर दिस, एक बार इस क्वेश्चन को देखो और इसके लिए रेट लो देखो कैसे निकला है, फिर आप मेरे को बताओ। तो सॉल्व इट, कैसे लिखते हैं, मे आई हैव 1/2 माइनस का डेल्टा MnO4 माइनस मैग्नेट आयन होता है ये T इज इक्वल्स टू माइनस का 1/10 डेल्टा I माइनस डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/16 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा T। देखो ये आएगा, ओके। हमारे पास क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस मीन्स होता है गायब होना, यानी कि आपका कंज्यूम होना, यानी कि MnO4 खर्चा हो रहा है। And in the following reaction is 4.6 10⁻³ m, m is मोल पर लीटर, किसकी मोलैरिटी की यूनिट है ये, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे ही दिया हुआ है, देख लो सब लोग। ठीक, हमें क्या पता करना है, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पता करना है, यानी इस इक्वेशन को हमें अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें आते 1/2 डेल्टा MN 2 प्लस से डेल्टा T 1/5 प्लस का ये है डेल्टा I2 से डेल्टा T, यानी कि प्लस 1/8 डेल्टा H2O बाय डेल्टा T, ओके। तो अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो हमें इसके बीच का और इनके बीच का रिलेशन चाहिए, यानी इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग, मे आई हैव, आपको देखना, यानी हम इन दोनों को रिलेट कर दें, डेल्टा MnO4 माइनस से डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/5 डेल्टा I2 बाय डेल्टा T, ये आया। MnO4 माइनस से कितनी दी हुई है, ये यूनिट देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दिया हुआ है। 1/2 माइनस का लगाना जरूर क्योंकि रिएक्टेंट का है, इंटू 4.56 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1/5 डेल्टा I2 बाय डेल्टा T, ठीक है। तो हमारे पास जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, दिस इज, सॉल्व करोगे डेल्टा I2 बाय dt आएगा, और ये तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ I2, फॉर्मेशन ऑफ I2, ये आपके पास आ गया। और वो कितना आया, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से, कोई भी तकलीफ हो आप एक इसी वीडियो को दोबारा रिकॉल करो, देखो कहाँ नहीं समझ में आया। हमें क्या दिया था, हमें डिसअपीयरेंस ऑफ MnO4 माइनस, यानी MnO4 माइनस गायब हो रहा है, क्या करना है 4.56 10⁻³ हमने क्या किया, सिंपल आपकी एक रिएक्शन लिखी और हमें रेट लॉ लिखना बताया है कि रेट लॉ जब भी रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइचियोमेट्री दे तो हम उसको कैसे लिखें। ओके नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। हमने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, हमने ये बोला था। अगर आप यहाँ पर देखो जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशन में देखो 1.2 रेट जो हो रहा है वो 1.2 हो रहा है, इज इट ओके और नॉट। ये देखो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 1.2 ये दे रहा है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको इस टर्म में कहना है R इक्वल्स टू के ए की पावर, हमारे पास ये ए है ये बी है, जो इक्वेशन है वो क्या है इस टर्म में है। ठीक है, ए की पावर x और बी की पावर y इस टर्म में दे रहा है। देखिए आया नहीं आया समझ में। ओके, आपने क्या देखा कि जब बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक, यानी जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जरा सा भी डिपेंड करता तो थोड़ी तो आती। अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें, कोई भी एक ऑप्शन को देखें, तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन मेरे को देखना चाहिए जहां पर बी की वैल्यू पे रेट डिपेंड ही न करे, यानी कि dc/dt, हमें किसका रेट निकालना है, dc/dt इसका, वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड ना करे, वो बी की वैल्यू पे डिपेंड ही ना करे, तो किसकी वैल्यू पे केवल डिपेंड कर रहा है, ए की। हमारा डायरेक्ट आंसर देखो तो ऐसे निकल आया। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको किसी एक की वैल्यू को कांस्टेंट रखना पड़ता है, चाहे ए की चाहे बी के। देखो अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को देखें तो इसकी ये वैल्यू कांस्टेंट है, इज इट ओके और नॉट ओके। जब हमने एक्सपेरिमेंट 1 को देखा R इक्वल्स टू के 0.1 0.1, ठीक है, के इसकी भी वैल्यू x है, इसकी भी वैल्यू x है, बी की वैल्यू 0.1 और 0.2, ठीक है, ये y। ओके, अब R1 कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है 1.2 10⁻³ 1.2 10⁻³ R2 है। R1 कैंसिल, के ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या आया 1/2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1 आया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 0, जहां पर ये इक्वेशन करेक्ट है, जहां पर y की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लास ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जहां पर बी, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा जहां पर बी की वैल्यू उस पर डिपेंड करे, उस पर ना डिपेंड करे। केवल डी ऑप्शन ऐसा है जहां पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो बी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए हमने इसको टिक कर दिया। और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि y का ऑर्डर कितना है 0 है, यानी कि यहाँ पर b का ऑर्डर 0 आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाने पड़ेंगे और उसमें a या b की वैल्यू कोई कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। कैन वी हैव 1 और 2, ये वाली कांस्टेंट रखी। अगर हम यहाँ पर R1 और R3 लेते, ठीक है, R1 और R3 यानी ये लेते, तो इसमें कितना होता 0.1 0.2 की वैल्यू x, ठीक है, ये कितना होता 0.1 0.1 की वैल्यू y, ये तो ये हमारे पास होता, ये k की वैल्यू हो जाती, k कैंसिल हो जाता, ये आपका कैंसिल हो जाता, R1/R2 कितना आता 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इससे हमने यहाँ प्रूफ कर दिया आपको। ओके, तो जिससे हमने आपका यहाँ प्रूफ कर दिया कि आप जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ध्यान रखना 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं, उसमें चाहे ए की वैल्यू कांस्टेंट रखो चाहे बी की, लेकिन एक को सॉल्व करने के बाद एक को तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। ओके,
नाउ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द रेट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, R इक्वल्स टू के ए की पावर 0, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो यहां से के की यूनिट क्या निकली, के क्या हो गई, के की यूनिट क्या हो गई, R अपॉन ए नॉट, जीरो, ये ए नॉट ये 0, यानी कि R अपॉन 1, यानी के की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गई। तो के फॉर जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर का हो गया। इसके लिए फॉर वेरी शॉर्ट में हम बताएंगे ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी, ये आपकी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे आई डजंट मैटर, बट आप ये इक्वेशन याद कर लो क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके, ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और ए इज द फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। के की यूनिट हमने यहाँ पर लिख दी है आपको पास। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ टाइम कोई भी अपनी क्वांटिटी से आधा हो जाए जिस टाइम में, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी से जो भी आधा हो जाता है जिस समय में, वो समय उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम होता है। ओके, तो हाफ लाइफ टाइम इसका वैल्यू क्या होती है, क्लास ये सब फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन अगर याद करने बैठोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, हम इसको शॉर्ट में एक रिवीजन में लेके आए हैं, तो हम केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ओके, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k, ये फॉर्मूला है किसका, हाफ लाइफ फॉर किसकी, किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बस तुम्हारे लिए इतना काफी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, हाफ ए नॉट बाय 2k, और 100% अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वो 2t हाफ में कंप्लीट होगी, ये बात याद रखना, ठीक है, 2t हाफ में। नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसका स्लोप दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, किसी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार स्लाइड को रिपीट करके देख लो, पीछे की देख लो, आगे की देख लो, रिकॉल करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई रिवीजन करा रहे हैं हम लोग, तो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी, हमें केवल एक इक्वेशन याद रखनी है जिसके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं आपके। ओके, नाउ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए के टी। तो क्लास ये सिंपल, ये आपकी जो ये ग्राफ है इनके बेस पे आपसे स्लोप पूछा जाएगा, या पूछा जाता है कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है, या किसका स्लोप के है माइनस के है, ये दिस इज अ स्लोप के, ये किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। कौन सी इक्वेशन को फॉलो करते हैं सब के सब, दीज आर द लीनियर इक्वेशन, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इसको फॉलो करते हैं। ऐसा कि आप देख सकते हो ये y एक्सिस पे है, ठीक है, ये mx है, इसका स्लोप नेगेटिव है, कैन वी हैव नेगेटिव स्लोप, इसका आपका इंटरसेप्ट आपका ए नॉट है, जो c की वैल्यू है, जो c की वैल्यू है वो इंटरसेप्ट है। तो कोई पूछे व्हाट इज द इंटरसेप्ट इन दिस इक्वेशन, तो व्हाट यू सेड, ए नॉट। ये देखो आया सबको समझ में। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे ग्राफ फॉलो करता है। आप ये वाला ग्राफ देख लो, हमारे पास टी हाफ क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू व्हाट, टी हाफ इज इक्वल्स टू दी ए नॉट बाय 2k, ये ग्राफ था। हमारे पास किसकी किसके बीच की इक्वेशन दी, टी हाफ और ए नॉट के बीच की दी। अगेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी इंटरसेप्ट 0 है तभी यहाँ से चालू स्टार्ट हुआ है। m की वैल्यू कैन वी हैव 1/2k, और x पे ए नॉट है, और ये क्या है y पे टी हाफ है। तो क्लास कोई भी इक्वेशन का जो है ना वो आप ग्राफ से स्लोप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर c, क्योंकि ग्राफ यहाँ से चालू हुआ है तो इसके c इंटरसेप्ट कितना है, 0 है, स्लोप इसका 1/2k है। नाउ अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम ऐसे ही, r इज इक्वल्स टू व्हाट यू हैव, k a की पावर 1, ये होती है, ठीक है। इसके लिए r इक्वल्स टू के ए की पावर 1 आपकी इक्वेशन है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर हमें कोई पूछता है इसके लिए क्या है, तो k इज इक्वल्स टू
2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। क्लास ये ए क्या है? ए इज अ रिमेनिंग क्वांटिटी एट टी टाइम। टी टाइम में बचे हुए, सपोज हमने कभी बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, ये कंज्यूम्ड क्वांटिटी लिख देते हैं। दिस ए इज व्हाट? ए इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। टी टाइम में जितनी कंसेंट्रेशन बची हो, खर्च हुई वाली नहीं, बच गई इतनी गई। और ए नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। ओके, अगेन के की वैल्यू क्या होगी? कैन वी हैव आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। रेट की यूनिट अगेन वी हैव मोल पर लीटर सेकेंड। के की यूनिट निकालनी है, इसके लिए मोल पर लीटर। ये कैंसिल गया तो के की यूनिट क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स आ गई। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ, अगर कोई लिखना चाहे हाफ लाइफ डेफिनेशन यहां पर लिख दे रही हूं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट half of its original quantity। ठीक है, जितना टाइम लगेगा अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को आधा करने में, वो उसका हाफ लाइफ टाइम होगा। कोई मानो 100 मोल पर लीटर है, हमने क्या देखा? आधे घंटे बाद वो क्या हो गई? 50 मोल पर लीटर हो गई। तो उसका हाफ लाइफ टाइम क्या हो गया? आधे घंटे बाद, सपोज हमने कह दिया 30 मिनट्स बाद, दैट मीन्स 30 मिनट बाद, 30 मिनट्स बाद वो 50 मोल पर लीटर हो गई, यानी कि उसका हाफ लाइफ टाइम क्या हो गया? 30 मिनट्स। ओके, जिसका फॉर्मूला है 0.6932 बाई के। कोई डेरिवेशन वगैरह मत याद रखो, क्योंकि आपको याद रखना है हमेशा ये वैल्यूज आपको फॉर्मूला के बेस पे याद रखनी है, तो आप इसको ध्यान में रखते चलो। ओके, कभी कभी ना जेई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी सक्सेसिव टी हाफ। यानी कि पहला अगर सपोज ए नॉट थी ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, कुछ देर बाद ए नॉट बाई 2 हो गई, ये टी हाफ में, ठीक, फर्स्ट में। उसके बाद फिर ए नॉट बाय 4 हो गई, ये सेकेंड टी हाफ में। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? दे ऑल आर इक्वल। वाई दे ऑल आर इक्वल? बिकॉज ये ए नॉट इनिशियल क्वांटिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता इसका फॉर्मूला। जब इनिशियल क्वांटिटी पे फॉर्मूला डिपेंड ही नहीं करता तो ये सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी। ये कीवर्ड है, याद रखो। नाउ अब क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स आउट पी, टी हाफ लाइफ टाइम इज 10 days, द टाइम रिक्वायर्ड 1/4 फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए। हमें टाइम पूछा गया है, हमारे पास हाफ लाइफ टाइम टी हाफ कितना दिया है? 10 सेकेंड, नहीं कितना? 10 days। यानी कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर है तो के की वैल्यू 0.6932 बाय टी हाफ विच इज इक्वल्स टू 0.6932 बाय 10 which is equals to 0.6932 सेकेंड इनवर्स। कोई भी के हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर ए गिव्स आउट बी है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चाहे आप जितनी कंसंट्रेशन चेंज करो, कुछ चेंज करो, के की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, के नेवर एवर बी चेंज। ठीक है, तो हमें कब पता करना है? जब 1/4 खत्म हो गई, यानी कि 25% खत्म हो गई, 25% कंज्यूम्ड, तो 75% रिमेन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाय ए, यही तो होता है। हमारे पास के क्या है? 0.6932, 2.303 डिवाइडेड बाई टी पता करना है, लॉग ए नॉट की वैल्यू 100 मान लें, तो ये कितनी हो गई? 75। दैट्स इट। तो इसका आंसर आता है टी इज इक्वल्स टू सॉल्व करने पे 4.1 days। दिस इज द आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, तो पहले हमें टाइम चाहिए। टाइम के लिए भाई साहब के चाहिए, के हमको टी हाफ से आ गया, दैट्स इट। अगेन
T87.5 को खर्च होने में T50% के केयर में कितना टाइम लगता है, और बोला ये इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। पहले हमको पता है चाहे इतना टाइम खर्चा हो चाहे इतना परसेंटेज कोई भी कंज्यूम हो, दोनों में k रिलेट होगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हमारी 87.5 खर्च हो गई, अज्यूम करते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, T87.5 इज द टाइम रिक्वायर्ड परसेंट फॉर द रिएक्शन अंडरगो 87.5%। इतना टाइम जरूरत होता है 87.5 खर्च करने में। हमको पता है चाहे 87.5% खर्चा हो चाहे 50% खर्चा हो, ठीक है, k की वैल्यू सेम रहेगी। तो k 87.5 इज इक्वल टू k 50। करेक्ट है। दैट मीन्स 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग इनिशियल अगर 100 मान ले तो बची कितनी 12.5 k 2.303 डिवाइडेड बाय t 87.5 और t 50। ठीक है, लॉग इनिशियल 100 तो ये 50, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 2 आ गया, कैंसिल करोगे। अब यानी इन दोनों में तुम्हें निकालना क्या है, t 87.5 डिवाइडेड बाय t 50%। अगर हमने ये निकाला तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा log 100/50। अगर नहीं काटे ऊपर क्या हो जाएगा log 100/12.5। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब क्लास इसको सॉल्व करेंगे तो हमने एक रिलेशन लिखा जो कि मैंने एक स्लाइड पीछे आपको दिया है, जो कि एक स्लाइड आपकी पीछे है। ये आप याद कर लो, एक ट्रिक होती है। अगर t 87.5 है विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t 50, ये 3 यानी कि 87.5% जब भी कंप्लीट होगा वो 50% जितने टाइम में कंप्लीट हुआ है उसकी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू T50। ओके, ये देखिए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करें, बेटर है कि हम पीछे याद कर लें। क्विक मेथड है, याद हो जाएगा। मैंने 75% 2T50 में वो कंप्लीट होता है, 99.9 10T50 में, और 99.9 2T50% में कंप्लीट होता है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा आप। ओके, ये आपके पास है कि T75% 2T50% में, T87.5% 3 इंटू T50 में, एंड T99.9% 10T50% में आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगेन हमारे पास 100% रिएक्शन कंप्लीट होती है इनफाइनाइट में, इसको भी याद रखना। तो हमने यहाँ से पता चला कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग A0/A, ये फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ का 0.6932/k, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। नाउ अगेन ग्राफ रेट और के ए में। ओके, यानी R इज इक्वल टू के ए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इफ यू आर सेटिस्फाइड। c 0 है, x पे a बना हुआ है, तो m की वैल्यू क्या होगी, स्लोप विच इज k। देखो आ गया नहीं। ओके, नाउ ln a नॉट बाय इक्वल टू के टी, वही तो फॉर्मूला है, के टी में से मल्टीप्लाई पे लेगा ln a नॉट बाय a, स्लोप कितना हो जाएगा 0, यानी कि ln a नॉट y इज इक्वल टू mx प्लस c, c की वैल्यू 0, x की वैल्यू पे क्या है t है, और m कितना है स्लोप, तो इसका स्लोप कितना हो गया k हो गया। नाउ वी हैव थर्ड ग्राफ ln a by t ln नॉट, वी नो द इक्वेशन ln a नॉट बाय a इज इक्वल्स टू के टी, ये इक्वेशन है हमारी। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल्स टू के टी। नाउ ln a इज इक्वल्स टू के टी माइनस के टी प्लस ln a नॉट। यू कैन सी c माइनस mx और दिस इज y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c आ रहा है ये इक्वेशन के टर्म में, यानी स्लोप इसका निगेटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव ln a नॉट आ रहा है। ये स्लोप निकालना सीख लो, आपको काम आएगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगेन इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपकी 1/a माइनस 1/0 इक्वल्स टू KT है, ठीक है। यूनिट ऑफ K मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स के टर्म में यहाँ पर, ओके। नाउ हाफ लाइफ टाइम T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K0, K0 n-1 के टर्म में, यानी कि 2 माइनस सेकेंड ऑर्डर है तो 1 हो जाएगी यहाँ पर। nth ऑर्डर के टर्म में आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसके लिए हाफ लाइफ फॉर्मूला होता है T हाफ इज इक्वल्स टू दी 1/K A0 की वैल्यू 1, ठीक है। प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस A स्क्वायर, तो आपका जो भी प्लॉट आएगा A स्क्वायर वर्सेस में, ये भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। सेम रेट वर्सेस A स्क्वायर y इज इक्वल्स टू mx प्लस t के टर्म में सॉल्व करोगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो A गिव्स आउट B है, अगर प्रोडक्ट बना रही है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, सपोज अज्यूम कर लिया सेकेंड ऑर्डर बनानी है, तो R इज इक्वल्स टू K, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, तो भी सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल हो गई। बट ये डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए हुई और ये हमने सेम रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए करा है। ये जो सेकेंड ऑर्डर है कब है, जब डिफरेंट रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन दी है ये सेम रिएक्टेंट के लिए, जब R इज इक्वल्स टू K A की पावर 2 पे होगी। nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर, ये ग्राफ है आपका, स्लोप वगैरह वैसे ही निकलेगा, आप निकाल के देख लेना। पीछे जो आपकी इक्वेशन है इससे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, पीछे हमने ग्राफ इसी के टर्म में बनाए, आप चाहो तो निकाल के एक बार चेक कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/A0। हमारे पास ये इक्वेशन पीछे तुमने चेक की है ना, 1/A माइनस 1/A 1/A माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है 1/A इज इक्वल्स माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT, ये आपकी इक्वेशन के टर्म में ग्राफ आ जाएगा। तो 1/A इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/A0 के टर्म में ही ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू आपकी K आ जाएगी। नाउ फॉर nth ऑर्डर, अगर हमारे पास nth ऑर्डर है तो उसके लिए ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ जितनी भी इक्वेशन करनी है उसके लिए करो, लेकिन इसको एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए छोड़ देना। ये सब में एप्लीकेबल होता है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन यू हैव ओनली वन रिएक्टेंट, जब तुम्हारे पास केवल एक रिएक्टेंट हो। यानी कि ये किस इक्वेशन वैलिड होगा, R इज इक्वल्स टू K की पावर 3 थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। R इज इक्वल्स टू K A की पावर 4 फोर्थ ऑर्डर के लिए, इसके लिए वैलिड होगा। यूनिट तो आप जान ही चुके हो, मोल -n-1 लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलरिटी, पहले ही बात बता चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। मॉलिक्यूलरिटी ना जीरो हो सकती है ना फ्रैक्शनल हो सकती है, बिकॉज मॉलिक्यूल कभी भी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी नेवर भी निगेटिव हो सकती है। अगर आपके पास ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ मैकेनिज्म है तो हर एक की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है। वाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी निकालोगे हमेशा याद रखना, order of reaction always determined in a slow step. That means slow step is a rate determining step. Slow step is a rate determining step. ये लिखा जाता है, okay? It is independent on pressure and temperature. Zero order reaction. जिसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होती है, अगर आप उसमें वाटर एक्सेस ले लोगे तो यहाँ पर ये हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितना हो जाता है 1, बिकॉज द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन वाटर, वाटर पे इंडिपेंडेंट होती है। यानी वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर एक्सेस पे होता है तो आपकी रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करती है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्यूडो यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन, ओके। नाउ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है, सपोज T टेम्परेचर पे K1 है, ठीक है, तो K2 की वैल्यू T प्लस 10 पे जस्ट 2K1 हो जाती है, ये बात याद रखना।
2 times of a rate constant will increase by increasing the temperature by 10 degree Celsius. So can we have, this is known as temperature coefficient. इसको कहते हैं temperature coefficient की वैल्यू 2 और 3 होती है, मोस्टली केसेस में 2 और 2 ही रहती है. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट वैल्यू विल इंक्रीज बाय द 2 टाइम्स. नाउ आर्हेनियस थ्योरी, एक थ्योरी आई थी K इज इक्वल टू A माइनस ई ए बाय आर टी. दिस इज आर्हेनियस थ्योरी थी. इसने क्या कहा था? K इज इक्वल टू A E माइनस ई ए बाय आर टी. इसने रिलेशन दिया था एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के टर्म में. इसने बोला था कि जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी पे भी इफेक्ट आता है. मैं जैसे कि अगर सपोज हमारे पास एक कोई, हमने ग्राफ से बताती हूँ तुम लोग को, हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, उसकी एनर्जी ये है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है. मॉलिक्यूल्स को कवर करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तब वो आपका प्रोडक्ट चेंज होगा. ये रिएक्टेंट है. ये मॉलिक्यूल की खुद की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और ये मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसको वी कॉल्ड इट एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, सो एक एवरेज एनर्जी, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को मिला के बनती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करने के बाद ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, उससे पहले प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी. इसी एक्टिवेशन एनर्जी पे आपके K की वैल्यू डिसाइडेड होती है. तो K इज इक्वल टू A E माइनस ई ए बाय आर टी, ये टर्म होता है. नाउ अगर हमने सॉल्व किया इसको टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो ln K2 बाय K1 ई ए बाय आर टी 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये इक्वेशन होती है. K2 बाय K1 इज इक्वल टू ए बाय आर टी 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये आपकी इक्वेशन होती है. इसके टर्म में हमने इसको वांट ऑफ इक्वेशन के टर्म में सॉल्व किया है. सिंपल आपकी कोई पूछेगा आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, तो K इज इक्वल टू A E माइनस ई बाय आर टी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे ln K2 बाय K1 ये बाय आर टी 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे इक्वेशन होती है, जिसमें कि आपको A होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. आपका एक क्वेश्चन भी दिया रहता है, कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 से 310. रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, यानी कि K1 की वैल्यू अगर K1 है तो K2 विल बी 2K1. ठीक है, तो दैट मीन्स ln K2 बाय K1 लॉग के टर्म में सॉल्व करेंगे. जब कभी भी लॉग के टर्म में, यू नो ln इज इक्वल टू दी 2.303 log 10. ठीक है, तो ये अपॉन 2.303 R, देन वी हैव log, then we have 1 upon T1 minus 1 upon T2. K2 की वैल्यू 2 by 1, 2K1 by K1 is equals to activation energy. We come down to activation energy ना, 2.303 into 8.314, 1 by T1 1 upon 300 minus 1 upon 310. ये इसको सॉल्व करोगे तो 58.5 किलो जूल पर मोल के टर्म में आंसर आ जाएगा. ये K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा. आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी समथिंग आपकी हो जाएगी, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो इसके रिस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला के टर्म में बन जाएगी. ओके, यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा 58.5 किलो जूल. इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिफाइन हो जाएगा अपनी एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट, द करेक्शन पिक्चर ऑफ अ डायग्राम. आपको पता है कैटलिस्ट का रोल क्या होता है. कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, जब कभी भी आप कैटलिस्ट स्पीड द रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाएगा? कैटलिस्ट ऑलवेज स्पीड द रिएक्शन, catalyst always speed the reaction by decreasing activation energy, by decreasing activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो जाएगी कैटलिस्ट उतना अच्छा काम करने लगता है। तो क्लास अगर हम ग्राफ बनाए, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है और ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है। ओके, तो आपके पास क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी में कुछ चेंज आएगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पीछे डिट्टो ऐसा क्वेश्चन है पूछा, विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट। तो विद कैटलिस्ट आपकी ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। ओके, आप क्वेश्चन को देख लो। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? विच इंक्रीजेस दी रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है वो आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। यहां पर देखो ये विदाउट कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट है। तो विद कैटलिस्ट वाला देखो ये ऐसे तो हो रहा है नंबर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में, बट यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? सेम है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम के टर्म में, यहाँ पर देखो ये विद कैटलिस्ट का है और ये विदाउट कैटलिस्ट का है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।